हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है काइंड्स ऑफ गारंटी। इससे पहले मैंने गारंटी की इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स उसके वीडियो में अपलोड किए हैं, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज के टॉपिक में गारंटीज के प्रकार ही हम देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ गारंटी है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, जो एग्जाम में सेपरेटली 20 मार्क्स में पूछ ली जाती है। उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सीधा मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ कोई तीसरा इंसान वादा करता है कि अगर असली कर्जदार, जो कि प्रिंसिपल डेटर है, अगर असली कर्जदार पैसा नहीं चुका पाया तो उसकी जगह मैं वो लाइबिलिटी पूरी करूंगा, यानी कि मैं श्योरिटी बन रहा हूँ। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज हो जाती हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टीज आ रही है। तो सबसे पहली है श्योरिटी। तो जो श्योरिटी है ना, ये एक तरीके से मसीहा या भला आदमी कंसीडर होता है जो गारंटी देता है, यानी द पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हो गया तो। इसके बाद आता है क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। ये वो इंसान या बैंक है जिसे गारंटी दी जा रही है, ठीक है, कि भैया तू इस बंदे को पैसा दे दे, अगर इसने पैसा नहीं दिया इस टाइम तक तो मैं पैसा दूंगा, तो उसको एक गारंटी मिल रही है ना, जिसने लोन दिया है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर वो इंसान है जो असल में लोन ले रहा है, ठीक है, और जिसे तय समय के अंदर लोन को वापस से चुकाना भी है। ठीक है। तो ये वो इंसान है और जिसके डिफॉल्ट करने पे श्योरिटी को पिक्चर में आना पड़ेगा। तो जो कर्ज है उसे चुकाने की पहली लाइबिलिटी, प्राइमरी लाइबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की, सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की। एक एग्जांपल से समझो कि ए बी के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम सी को 50,000 रुपए दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि सी 1 साल के अंदर आपके पैसे लौटा देगा, और अगर सी पैसा नहीं देगा तो मैं खुद आपके पैसे लौटाऊंगा। यहाँ पे ए क्या है? श्योरिटी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी की गारंटी लें तो आपको पता होना चाहिए कि आप श्योरिटी बन रहे हो, और आपकी लाइबिलिटी भी वहां पे बन जाएगी, सेकेंडरी लाइबिलिटी वहां पे अराइज हो जाएगी पैसे चुकाने की। हमने ये तो देख लिया कि गारंटी क्या होती है, लेकिन एक बात सोचो कि क्या सारी गारंटीज एक जैसी होती है? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। गारंटी को ना हम पिछली स्लाइड में हमने देखा कि टाइम के हिसाब से गारंटी दो तरीके से होती है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव एक्चुअली में क्या है। ठीक है। और ये भी देखेंगे इनमें से ज्यादा रिस्की कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग डेब्ट और ऑब्लिगेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी लोन पहले ही दिया जा चुका है, उधार का ट्रांजैक्शन पहले ही पास्ट में हो चुका है और गारंटी आज दी जा रही है। अब देखो इस टाइप की गारंटी में ना एक बहुत बड़ा लीगल कैच है, जो इसके की फीचर को देखने पे पता चलता है। की फीचर में लिखा है कि ओपन रिस्की ड्यू टू पास कंसिडरेशन रूल, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 127 बात करता है कंसिडरेशन की। कानून कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल का होना जरूरी होता है। ठीक है। अगर लोन पहले ही दिया जा चुका है तो गारंटर को इस गारंटी के बदले में क्या मिल रहा है? इसी पास कंसिडरेशन के चक्कर में कई बार कोर्ट्स में ना ऐसी गारंटियों की वैलिडिटी जो होती है ना उसको प्रूव करने में काफी दिक्कत आती है। इसे ही इसीलिए काफी रिस्की माना जाता है। ठीक है। अब दूसरी तरीके की अगर हम टाइप देखते हैं तो वो होती है प्रोस्पेक्टिव गारंटी, यानी गिवन फॉर अ फ्यूचर डेब्ट और ऑब्लिगेशन येट टू बी क्रिएटेड। मतलब क्रेडिटर कहता है कि मैं लोन तभी दूंगा जब तुम गारंटी लाओगे। यह गारंटी पहले आती है और लोन बाद में दिया जाता है। और इसका की फीचर क्या है? मोस्ट कॉमन इन कॉमर्शियल बैंकिंग एंड ट्रेड। तो ये आज के जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है ना, चाहे वहां पे बैंक से जुड़ा लोन, मतलब लोन होगा, या कोई कॉमर्शियल ट्रेड होगी, जिसमें 99% यही प्रोस्पेक्टिव गारंटी चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कंसीडरेशन बिल्कुल क्लियर होता है कि गारंटर की गारंटी पर ही बैंक सामने वाले को पैसे दे रहा है। ठीक है। तो ये जो पूरी स्लाइड है इसका की इनसाइट क्या है? अगर हम इस की इनसाइट को शॉर्ट में देखें तो हमें पता लगेगा
कि जो मॉडर्न कॉमर्स का स्टैंड है वो प्रोस्पेक्टिव गारंटी है, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी जो है ना उसमें हमेशा हाई रिस्क इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि पुराना डेट होने की वजह से सेक्शन 127 के तहत पास्ट कंसीडरेशन में कुछ लीगल इश्यूज खड़े हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन बाय स्कोप, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि ये स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी दो तरीके की गारंटी में डिवाइडेड है। तो स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? स्पेसिफिक मतलब नाम से पता चल रहा है सिर्फ एक सिंगल और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या वन टाइम लोन के लिए होती है। ठीक है, अब इसकी टर्मिनेशन कब होती है? ये तब खत्म हो जाती है जैसे ही पर्टिकुलर लोन को चुका दिया जाता है, या वो ट्रांजैक्शन जिसके लिए ये स्पेसिफिक गारंटी दी गई थी ना, वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, जो श्योरिटी है यानी कि गारंटर है ना, उसकी लाइबिलिटी हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अमित ने राजेश के 50,000 रुपए के लोन की गारंटी दी थी। ठीक है, अब जैसे ही राजेश ने 50,000 रुपए वापस चुका दिए, तो अमित की जो लाइबिलिटी है, अमित की जो जिम्मेदारी है ना, क्या सेकेंडरी लाइबिलिटी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर राजेश कोई दूसरा लोन ले रहा है ना, तो अमित ने अभी उसकी गारंटी नहीं दी है, तो अमित उसके फ्यूचर लोन्स की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसी के साथ अगर हम देखें कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी जो है सेक्शन नंबर 129 में डिफाइन है। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? ये किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती है, बल्कि एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी लेन देन के जितने भी सिलसिले चलते रहेंगे ना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तब तक के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी बनी रहेगी। बार बार जो श्योरिटी है जाकर गारंटर ये नहीं बोलेगा मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं, उसने कह दिया भाई 2 साल तक ना, इसने जो भी तेरे से पैसा लेगा ना वो पैसा मैं दूंगा। या फिर वो ये डिफाइन कर देगा कि 2 साल तक 2 लाख तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन ये पैसा तेरे से लेगा वो मैं भरपाई करूंगा। ठीक है, अब ये जिम्मेदारी इसकी रहती कब है, लाइबिलिटी रहती कब तक है? तो क्रेडिटर और डेटर के बीच में चाहे कितनी बार भी पैसे की लेन देन हो रही है ना, लोन दिया जा रहा है, चुकाया जा रहा है, गारंटर तब तक लायबल रहेगा जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी जब तक चल रहा है और बैलेंस ड्यू है। एग्जाम्पल से समझो कि ए ने सी के मकान मालिक को गारंटी दी कि सी के 5,000 रुपए तक का जो रेंट कलेक्शन है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब सी पहले चाहे कितने महीने डिफॉल्ट करे, ठीक है, तीसरे महीने करे या छठे महीने करे, जब तक वो वहां रह रहा है, ए हर महीने के डिफॉल्ट के लिए 5,000 की लिमिट तक जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी है। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो एक बार का ट्रांजैक्शन यानी स्पेसिफिक गारंटी, और बार बार होने वाले ट्रांजैक्शन यानी कि लगातार होने वाले ट्रांजैक्शन तो कंटिन्यूइंग गारंटी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मैंने किसी की कंटिन्यूइंग गारंटी ले ली, तो क्या मैं उसे कभी रिवोक कर सकता हूँ या कैंसिल कर सकता हूँ? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी की कंटिन्यूइंग गारंटी ले रहा हूँ तो मैं जिंदगी भर के लिए फंस गया, नहीं। इसे ना ये एक सुपर इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ गारंटी, जिसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए इस स्लाइड्स में हम देखने वाले फीचर्स ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब जो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, कंटिन्यूइंग गारंटी के फीचर्स की, तो सबसे पहले आता है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसी एक सिंगल डेप्ट के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि समय के साथ होने वाले मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है, तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पे लागू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वैलिड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो ये गारंटी तब तक वैलिड रहती है जब तक के सारे ट्रांजैक्शन तय की गई लिमिट या ड्यूरेशन के अंदर होते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी चलती रहती है। इसके साथ नेक्स्ट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन लगातार हो रहे हैं, तो श्योरिटी यानी कि गारंटर के पास ये पूरा लीगल राइट है कि उसे पता होना चाहिए उसके पीछे क्रेडिटर और डेटर के बीच किस तरीके के और कितने वैल्यूज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर उससे ये बातें छुपा नहीं सकता, क्योंकि अगर क्रेडिटर ने बातें छुपाई तो फिर जो गारंटर है वो कभी भी
पीछे हट सकता है कि भाई मैं नहीं अब आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आता है डेथ टर्मिनेट्स। सेक्शन नंबर 131 बताता है, ठीक है, अगर गारंटर की डेथ हो जाती है तो ये गारंटी जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ वही रूल है सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। पास्ट में जो लाइबिलिटी बन चुकी है ना गारंटर की, तो वो लीगल जो गारंटर है उसकी लीगल प्रॉपर्टी या एसेट से रिकवर करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी डेथ के बाद होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए उसकी कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फ्रीडम टू सेट लिमिट्स। जो गारंटर है ना वो आधी गारंटी नहीं देता, ठीक है। जो लॉ है वो गारंटर को आजादी देता है कि वो अपनी एक मैक्सिमम लिमिट को तय कर सके। ऐसा नहीं है कि किसी ने अंधाधुंध कुछ भी मांगा और ये गारंटी दे देगा, नहीं। गारंटर के पास ये पूरा पूरा राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से लिमिट तय करे। जैसे कि वो कहे कि मैं सिर्फ 50,000 तक के रुपए के लिए ही जिम्मेदार हूँ, इसके आगे अगर तुम इसको पैसा देते हो ये तुम्हारी अपनी गारंटी रहेगी, अपनी मर्जी रहेगी, ठीक है। रिवोकेबल बाय नोटिस, ठीक है। जो गारंटी है ना ये रिवोकेबल बाय नोटिस मतलब सेक्शन नंबर 130 कहता है कि आप इस गारंटी को कभी भी कैंसिल कर सकते हो। मतलब कि जो गारंटर है ना वो क्रेडिटर को एक सिंपल नोटिस देकर इस गारंटी को रिवोक कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये जो कैंसिलेशन है ना ये सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए ही होगा। नोटिस देने से पहले जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए होंगे ना उसकी जिम्मेदारी अभी भी गारंटर की बनी रहेगी, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके हेडिंग्स अगर आप याद कर लोगे तो इनके आगे पूरा क्लियर आप लिख सकते हो एग्जाम में। ये देखने के बाद कि कंटिन्यूइंग गारंटी होती क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, अब हम बात करेंगे कि रिवोकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी को तीन तरीके से खत्म किया जाता है, बाय द पार्टीज, बाय क्रेडिटर्स कंडक्ट और इनवैलिड गारंटी, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं बाय द पार्टीज, तो ये सेक्शन नंबर 130 से 131 में दिया गया है। ये जो रिवोकेशन होता है ना ये पार्टीज के द्वारा नोटिस या फिर डेथ ऑफ द पार्टी पे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे बाय क्रेडिटर्स कंडक्ट। ये सेक्शन नंबर 131 से 141 में दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि क्रेडिटर अगर जो हमारा श्योरिटी है उसको बताए बिना कुछ कंडीशंस में चेंजेस करता है, ठीक है, या उसको बताए बिना ज्यादा पैसे दे देता है डेटर को, तो इस इन सारी कंडीशंस में किस तरीके से जो गारंटी है वो खत्म हो सकती है। थर्ड आता है इनवैलिड गारंटी। ये सेक्शन नंबर 142 से 144 में गिवन है। इसका मतलब होता है उस टाइप की गारंटीज जो कभी भी लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब ये तो वॉइड अब इशू थी, शुरुआत से ही इनवैलिड थी। इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिवोकेशन बाय द पार्टीज जो कि सेक्शन नंबर 130 एंड 131 में दिया गया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो पार्टी है ना वो अपने आप इसको रिवोक कर सकती है बाय नोटिस एंड बाय डेथ। अब बाय नोटिस का क्या मतलब है? बाय नोटिस का मतलब है कि लॉ कहता है कि एक श्योरिटी क्रेडिटर को एक सिंपल नोटिस देकर अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को किसी भी समय खत्म कर सकता है। लेकिन इसका एक रूल है, वो रूल क्या है कि ये सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन यानी कि नोटिस दिए जाने के बाद की ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। नोटिस से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो श्योरिटी अभी भी उसको पे करने के लिए लायबल होगा। एग्जाम्पल से समझो, ए ने सी के सामान के लिए 21,000 तक की गारंटी ली थी, ठीक है। अब कुछ समय बाद ए ने गारंटी रिवोक कर ली यानी कि कैंसिल कर ली। लेकिन रिवोक करने से पहले ना सी ऑलरेडी 10,000 रुपए का उधार ले चुका था। अब भले ही ए गारंटी को कैंसिल कर रहा है लेकिन वो 10,000 रुपए के लिए लायबल होगा। 10,000 रुपए ए को चुकाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब मतलब नोटिस के बाद सी जो भी नया उधार लेगा उसके लिए सी खुद जिम्मेदार होगा, ए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। बट नोटिस से पहले सी ने जो भी उधार लिया था उसके लिए ए जिम्मेदार पूरी तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय डेथ, मतलब मौत के साथ, कानूनन डेथ के साथ भी जो हमारी गारंटी होती है वो रिवोक हो जाती है, ठीक है।
और वो इसके लिए भी एक रूल है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन। लॉ कहता है कि श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, बट दिस इज ऑल्सो फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, भविष्य में होने वाली ट्रांजैक्शन, डेथ के बाद होने वाली ट्रांजैक्शन के लिए। डेथ से पहले अगर कोई लाइबिलिटी बन गई थी तो वो श्योरिटी की जो संपत्ति है ना उससे वसूली जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लिखा हुआ है, दुर्गा प्रिया चौधरी वर्सेस दुर्गा प्रसाद रॉय, ठीक है। इसमें ना इस कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ही बताया गया था कि अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि गारंटर की मौत के बाद भी गारंटी चालू रहेगी तो फिर ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में गारंटर की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी या एस्टेट, मतलब जो भी उसकी कानूनी वारिस है ना, वो सब लायबल हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल क्लॉज है तो मौत के बाद भी कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म नहीं होती है। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, इसको जरूर मेंशन करना अपने एग्जाम्स में। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी का दूसरा तरीका डिस्चार्ज बाय द क्रेडिटर्स कंडक्ट। इसके लिए बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 133, यानी कि वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉ का ना सीधा सा नियम है कि अगर क्रेडिटर और जो मेन डेटर है आपस में डील की शर्तें यानी कि टर्म्स जो हैं वो बदल देते हैं और श्योरिटी के कंसेंट के बिना, श्योरिटी की मर्जी के बिना, तो उसी पल गारंटर अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है, ठीक है। बिना पूछे टर्म्स में चेंज करना कानूनन गलत है, ये बात बिल्कुल गांठ मान दो अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 134, मतलब रिलीज ऑफ डेटर। सोचिए अगर क्रेडिटर खुद ही मेन डेटर से कह दे कि जा भाई तुझे पैसे चुकाने से माफ किया मैंने, ठीक है। तो जब असली कर्जदारी फ्री हो गया तो गारंटर तो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। तो यही कहता है हमारा सेक्शन नंबर 134, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 135 की, जो कहता है गिविंग टाइम टू द डेटर। मान लो क्रेडिटर ने डेटर को बिना गारंटर से पूछे लोन चुकाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय दे दिया, एक्सटेंशन ऑफ टाइम कर दिया, तो कानून कहता है कि अगर आप गारंटर की मर्जी के बिना डेटर को ढील दे रहे हो, है ना, तो श्योरिटी ना फ्री हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से, क्योंकि तुम तो खुद से ही उसके साथ टर्म्स को चेंज कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 139, इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जिससे गारंटर का वो हक छिन जाए जिसे वो बाद में डेटर से पैसे वसूलने के लिए यूज करे, यानी क्रेडिटर अगर गारंटर के कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि क्रेडिटर के पास कुछ कागज पड़े थे डेटर के और वो कागज जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी के, वो वापस कर देता है क्रेडिटर डेटर को, है ना, तो फिर इन चीजों के टाइम पे ना जो श्योरिटी होता है ना वो अपनी लाइबिलिटी से तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 141, इसको कहते हैं नोवेशन, ठीक है। यानी कि जब लोन लिया गया था तब डेटर ने क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी के तौर पे कुछ गिरवी रखा था, जैसे कि गाड़ी या प्रॉपर्टी। अगर क्रेडिटर अपनी लापरवाही से उस सिक्योरिटी को खो देता है या डेटर को वापस कर देता है तो गारंटर उस सिक्योरिटी की वैल्यू की हद तक अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाता है, ठीक है। कि जितना उस सिक्योरिटी की वैल्यू थी ना उतने पैसे के लिए गारंटर अब फ्री हो जाएगा, तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पे क्रेडिटर्स या डेटर्स के कंडक्ट की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है लाइबिलिटी में। नेक्स्ट तरीका होता है इनवैलिड गारंटी का, ठीक है। यानी कि रिवोकेशन हो जाएगा अगर गारंटी इनवैलिड होगी, मतलब शुरू से ही गारंटी वॉइड है यानी इनवैलिड है। तो सेक्शन नंबर 142 कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर क्रेडिटर ने आपसे झूठ बोला या किसी मटेरियल फैक्ट, जरूरी बात को गलत तरीके से बताया, जैसे उसने एक मामूली मैनेजर को ऑडिटर बताकर उसकी गारंटी ले ली, ठीक है, तो यहाँ क्रेडिटर ने झूठ बोला इसलिए गारंटी भी इनवैलिड हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 143, कंसीलमेंट, ठीक है। ये बहुत चालाकी भरा है, ठीक है। देखो अगर क्रेडिटर कोई बहुत जरूरी बात छुपा लेता है, साइलेंट रहता है, मान लीजिए क्रेडिटर को पता था कि जिस एम्प्लाई की आप गारंटी ले रहे हो उसने पहले भी चोरी कर रखी है लेकिन उसने ये बात आपको नहीं बताई, तो ऐसी चुप्पी जो है गारंटी को इनवैलिड बना देती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 144, जहां पे कहते हैं फेलियर ऑफ कोश्योरिटी।
अगर आपने शर्त रखी कि मैं गारंटी तभी दूंगा जब मेरा दोस्त भी को श्योरिटी बनेगा, और वो दोस्त जो है वो ज्वाइन नहीं करता, तो आपकी गारंटी भी इनवैलिड हो जाएगी, यानी शर्त पूरी नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहा। अब ये जो तीन चार चीजें हैं ना, इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट्स जहां पे इनवैलिड गारंटी को भी हम रिवोक नहीं कर सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ गारंटी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? सेक्शन नंबर 136। अगर डेटर को एक्स्ट्रा टाइम क्रेडिटर ने नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने दिया है, ठीक है, तो इससे क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं है, यानी श्योरिटी जो है ना वो अभी भी लाइबल रहेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 137, मतलब फॉरबीरेंस टू स्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए और क्रेडिटर ने सिर्फ मुकदमा करने में थोड़ी सी देरी कर दी है, ठीक है, मतलब थोड़ा वेट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप फ्री हो गए। सिर्फ इंतजार करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि वो उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे दे रहा, ठीक है, या फिर उसको उसकी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं कर दे रहा, तब तक तो आप एज अ श्योरिटी फ्री नहीं हो। सिर्फ वो वेट कर रहा है कि थोड़े दिनों में कर देता हूँ मुकदमा, तब आप फ्री नहीं हो जाते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 138, जिसमें कहते हैं रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। अगर तीन लोगों ने मिलकर गारंटी ली थी और क्रेडिटर में ने उनमें से किसी एक को माफ कर दिया ना, तो बाकी के दो अभी भी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। क्रेडिटर एक को छोड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से ही छूट जाओ, ठीक है, आप फ्री हो, इसकी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि गारंटर की लाइबिलिटी क्या होती है, या गारंटर अपनी जिम्मेदारी से कब फ्री हो सकता है। लेकिन जो हमारा लॉ है ना, वो सिर्फ आपको जिम्मेदारियां नहीं देता, वो कुछ शानदार अधिकार भी देता है। एक एक करके देखते हैं। राइट ऑफ सब्रोगेशन सबसे पहला अधिकार है सेक्शन नंबर 140 में। ये एक जादुई अधिकार है। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, यानी जैसे ही आप सारा पैसा क्रेडिटर का चुका देते हो ना, तो आप कानूनन क्रेडिटर की जगह ले लेते हो, ठीक है। अब वो सारे कानूनी अधिकार जो पहले क्रेडिटर के पास थे, जैसे कि डेटर पर केस करना, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना, ये सारे अब आपके अधिकार हो जाते हैं। अब आप एक अ, असली लेनदार बन जाते हो, और आप एक एक पैसा अपना डेटर से वसूल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 141, जो कि कहता है राइट टू सिक्योरिटीज। यानी जब डेटर ने क्रेडिटर से लोन लिया था ना, तब क्रेडिटर ने सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल के तौर पर डेटर की जो भी चीजें अपने पास गिरवी रखी थी ना, उन सब पर अब आपका सीधा लीगल राइट बन जाता है, ठीक है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है इवन इफ द श्योरिटी डिड नॉट नो अबाउट देम, यानी जब आपने गारंटी ली थी, तब अगर आपको भी नहीं पता था ना कि कुछ सिक्योरिटीज का, वो अगर जो क्रेडिटर है उसके पास है ना, तो क्रेडिटर को लीगली वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्रेडिटर उस सिक्योरिटी को खो देता है ना, तो आप उस सीमा तक उस लाइबिलिटी से फ्री हो जाते हो जिस वैल्यू की वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में थी। नेक्स्ट आता है राइट टू इंडेमनिटी, यानी कि सेक्शन नंबर 145। 145 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर ना एक इम्प्लाइड प्रोमिस, यानी कि अघोषित वादा छुपा होता है कि डेटर बाद में गारंटर को सुरक्षित करेगा, ठीक है, इंडेमनीफाई करेगा, यानी जो भी पैसा आपने उसकी तरफ से क्रेडिटर को दिया है, वो सारा पैसा डेटर आपको जरूर लौटाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ना कोई लीगल ट्विस्ट है, क्या? कि राइटफुली पेड बट नॉट सम्स पेड रॉन्गफुली। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही रकम डेटर से वसूल सकते हैं जो आपने सही और कानूनी रूप से क्रेडिटर को चुकाई है। अगर कोई एक ऐसी रकम है जो कानूनन गलत थी, ठीक है, जैसे कि कोई टाइम बाद डेट हो गया, ठीक है, समय बाधित कर्ज जिसकी मियाद अब खत्म हो चुकी थी, उसे चुकाने के लिए बैंक आप पर दबाव नहीं बना सकता, तो वैसी गलत चुकाई रकम आप डेटर से भी नहीं वसूल सकते हो। तो ये कुछ श्योरिटीज के राइट होते हैं, ओके। अब इस एक स्लाइड में हम देख लेते हैं कि को श्योरिटीज क्या होते हैं और उनकी लाइबिलिटी किस तरीके से आती है। तो जनरल रूल क्या है? लॉ का पहला नियम ये कहता है कि श्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो मुख्य कर्जदार के बराबर, यानी प्रिंसिपल डेटर के बराबर होती है, ठीक है।
जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से स्पेसिफिकली लिखा नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इक्वल कंट्रीब्यूशन। सेक्शन नंबर 146 कहता है कि अगर 3-4 लोगों ने मिलकर गारंटी ली है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिमिट तय नहीं की गई है, तो ये नियम बिल्कुल सिंपल है कि को श्योरिटीज बचे हुए कर्ज का बराबर बराबर हिस्सा देंगे। और अगर कोई लिमिट है, यानी कि डिफरेंट लिमिट्स है सेक्शन नंबर 147 के मुताबिक, कि अगर गारंटर्स अलग अलग अपनी अपनी लिमिट या अपनी अपनी कैप डिफाइन की है ना, या अपनी मैक्सिमम लिमिट तय कर रखी है ना, तो सेक्शन 144 कहता 147 कहता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि अपनी लिमिट्स के दायरे में रहते ही आप बराबर का ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना एक स्टार्टअप लोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि विजय ने बिजनेस के लिए 60,000 रुपए का लोन लिया। ठीक है, और उसके 3 दोस्त अमित, बिनी और चित्रा को श्योरिटीज बन गए। लेकिन तीनों ने ना अपनी अलग अलग लिमिट कैप रखी थी। अमित ने कहा था वो 10,000 तक का कैप है, बिनी ने कहा कि उसकी कैप 20,000 है, और चित्रा ने कहा मेरी कैप 30,000 है। अब मान लो जो विजय है ना वो डिफॉल्ट कर जाता है, लोन नहीं चुका पाता, पूरे का पूरा 60,000 का लोन उन तीनों दोस्तों पे आ जाता है, अमित, बिनी और चित्रा पे। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा बांटे ना, तो तीनों के लिए 20-20 हजार रुपए आएंगे। लेकिन सोचो, अमित ने तो कहा था कि मेरी अपर कैप 10,000 है, तो अमित अपने उस 20,000 के डिवीजन का केवल 10,000 ही देगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 अमित ने नहीं दिए। ठीक है, अमित केवल 10,000 ही दे पाया। ठीक, इसके बाद बिन्नी ने 20,000 का 20,000 दे दिया, और जो चित्रा थी ना, उसका डिवीजन तो 20,000 का आया था, बट क्योंकि उसकी अपर कैप 30,000 थी, तो वो यहाँ पे 30,000 रुपए भरेगी। तो तीनों ने कैसे दिया, अमित ने 10,000 दिया, बिनी ने 20,000 दिया, और चित्रा ने 30,000 दिया। जबकि इक्वल कंट्रीब्यूशन में तीनों को ही 20,000 देना था, लेकिन यहाँ पे जो लाइबिलिटी इम्पोज की गई वो उनकी कैप के अकॉर्डिंग अप्लाई की गई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। इसी के साथ हमारा गारंटी का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।